Question number 18, page number 8.8. Following is the information about production and amount of overhead expenses of a seasonal factory. तो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक एक महीने के लेबर आवर्स गिवन है, लेबर वेजेस गिवन है और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी गिवन है. कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर वेजेस. स्टेट विच ऑफ द टू बेसिस यू कंसिडर इक्विटेबल. इक्विटेबल यानी जस्टिफाइड, मोर जस्टिफाइड. फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 101 अप्लाइंग द रेट्स वर्कड आउट अबव. द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द जॉब आर डायरेक्ट मटीरियल ₹40, लेबर आवर्स 20, डायरेक्ट लेबर वेजेस ₹20. चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं. हेडिंग डालेगा determination of recovery rates. Determination of recovery rates of factory overheads. हाँ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कस्टमर से फैक्ट्री ओवरहेड मांगने का कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है. इनफैक्ट क्वेश्चन में आपको क्लियरली कहा गया है, लिसन प्लीज, क्वेश्चन में आपको क्लियरली कहा गया है कि आपको दो तरीके अपनाने हैं. नंबर 1 कौन सा है वैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो आप लिखिएगा नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स. इज इक्वल टू, ओके, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स इज इक्वल टू, चलिए फार्मूला लिखिएगा, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स. चलिए आपने लिखा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स. भाई इसको हम लेबर ओवरहेड के नाम से भी ज्यादा जानते हैं. तो बताइए पूरे साल के फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में कितने लिखे? अच्छा 5,000 रुपए. हाँ जी, पूरे साल के फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने लिखे 5,000 रुपए. अब बताइए पूरे साल के लेबर आवर्स कितने? 20,000. ₹5,000 gets divided by 20,000 लेबर आवर्स. रिकवरी रेट बताएं. 0.25 पर लेबर आवर. आपने लिखा 25 पैसे पर लेबर आवर. 0.25 बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के आंसर में एक ही कैलकुलेशन करी. कैलकुलेशन कौन सी है? फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स. ये बेसिकली लेबर आवर रेट है. सिंपल सा फॉर्मूला है, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन है 5,000, लेबर आवर्स गिवन है 20,000. वी गेट 25 पैसे पर लेबर आवर. आप इसके नीचे लिखेगा it means the factory overheads, it means the factory overheads
to be recovered from the customer. It means the factory overheads to be recovered from the customer is 25 पैसे 25 पैसे पर लेबर आवर 25 पैसे पर लेबर आवर। अच्छा, ये मेथड कौन सी इंडस्ट्री को सूटेबल हो सकता है? जहां लेबर आवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैनुअल डिपेंडेंट इंडस्ट्री, मैनुअल ओरिएंटेड इंडस्ट्री, लेबर डिपेंडेंट इंडस्ट्री। इसका मतलब ऐसी सारी इंडस्ट्रीज जहां मैनुअल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, हम उनको यही सलाह देंगे कि यही रिकवरी रेट अडॉप्ट करें। ठीक है। नंबर टू लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर वेजेस। क्वेश्चन में कहा गया कि अब आपको दूसरा मेथड भी अडॉप्ट करना है। आइए इसका फार्मूला लिखते हैं। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर वेजेस मल्टीप्लाइड विद 100। मतलब ये वाली वो सिचुएशन है कि जो मैं परसेंटेज में कह सकता हूं। अब एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ₹5000, वेजेस हैं ₹10,000। आप 100 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 50%। ओके, दिस इज 50%। फिर आप इसके नीचे लिखिएगा, इट मीन्स द फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। It means the factory overheads to be recovered from the customer is 50% of direct labor wages। अच्छा, ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां लेबर आवर्स से ज्यादा लेबर कॉस्ट की इंपॉर्टेंस होती है। मतलब ये नहीं सोचा जाता कि वर्कर ने कितनी देर काम किया, वर्कर से कितनी देर काम निकलवाया, ये सोचा जाता है कि वर्कर काम करने के पैसे कितना लेता। अगर आपकी फर्म में डॉक्टर्स काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, ये सारे के सारे कितने घंटे काम करते हैं, ये नहीं सोचा जाता। ये काम करने के पैसे कितने लेते हैं, ये सोचा जाता है। हां, जहां तक अनस्किल्ड वर्कर्स का सवाल है, जो बहुत ही लो सैलरी पर एम्प्लॉय करे जाते हैं, उनकी जब सैलरी हाई है ही नहीं, तो आप उसके बारे में सोचिए क्यों रहे। आप तो ये सोचिए कि ऐसे वर्कर से कितने घंटे काम करवाया जा सकता है, और स्किल्ड वर्कर के बारे में सोचिए कि वो काम करने के पैसे कितना लेता है। तो जैसी नेचर हो वैसा मेथड अडॉप्ट करें। लेबर आवर इंपॉर्टेंट बेसिस है तो ये मेथड लगा लीजिए, लेबर कॉस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस है तो ये मेथड लगा लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन एक जगह कहता है, स्टेट विच ऑफ द टू बेसिस यू कंसिडर इक्विटेबल, यानी मोर जस्टिफाइड। एक काम और, पहली लाइन फिर से पढ़िए। पहली लाइन में हो सकता है आपको थोड़ा क्लू मिले कि आपका डिस्कशन किस डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ए सीजनल फैक्ट्री। इसका मतलब आपका जो डिस्कशन है उसका डायरेक्शन सीजनल फैक्ट्री के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। सीजनल फैक्ट्री का मतलब तो आप जानते ही, जैसे हो सकता है किसी कंपनी का काम गर्मियों में ज्यादा हो, सर्दियों में कम हो, सर्दियों में ज्यादा हो, गर्मियों में कम हो, तो वो एक तरीके की सीजनल इंडस्ट्री होती है। तो आपको बताना है कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल होगा सीजनल फैक्ट्री के कंटेक्स्ट में। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए कि हमने 1 घंटे वर्कर से काम करवाना है, सीजन में भी और ऑफ सीजन में भी। पर आप जानते हैं सीजन में वर्कर जो है महंगे रेट पर काम करता है,
और ऑफ सीजन में वो सस्ते रेट पर काम करता है। हो सकता है वर्कर ये कहे कि जी अगर मैं सीजन में काम करूंगा ना तो मैं 1 घंटे की वेजेस लूंगा 100 रुपए, लेकिन अगर मैं ऑफ सीजन में काम करूंगा तो मैं 1 घंटे की वेजेस लूंगा 60 रुपए। क्वाइट पॉसिबल। हमने डिसाइड करना है कस्टमर से ओवरहेड कैसे मांगा जाए, या लेबर आवर्स के बेसिस पर या लेबर वेजेस के बेसिस पर। आइए पहले लेबर आवर का बेस डिस्कस करें। हमारी सोच क्या है, सीजन है तो भी काम 1 घंटे में होगा, ऑफ सीजन है तो भी काम 1 घंटे में ही होगा। अगर आपने आवरली बेस अडॉप्ट किया तो क्या आप ऐसा नहीं कहना चाहते कि सीजन में जितने पैसे मांगे जाएंगे ऑफ सीजन में भी उतने ही मांगे जाएंगे। अगर आपने 1 घंटे का रेट तय कर लिया, मान लीजिए 25 रुपए, तो सीजन में भी तो 1 घंटे काम हुआ, ऑफ सीजन में भी तो 1 घंटे काम हुआ, तो अगर 1 घंटे के 25 रुपए मांगने हैं तो वो तो हर समय वही का वही है। लेकिन अगर आप ये कहो नहीं, हम कस्टमर से मांगेंगे वेजेस का 50%, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अगर 100 रुपए का वेजेस है तो 50% 50 रुपए है, 60 रुपए का वेजेस है तो 50% 30 रुपए। अगर आप वेजेस पर रिकवरी करोगे तो वेजेस तो फ्लक्चुएट करेंगे, सीजन में ज्यादा होंगे, ऑफ सीजन में कम होंगे। तो अगर सीजन में वेजेस ज्यादा होगा तो इस पर बेस रिकवरी रेट भी ज्यादा होगा, ऑफ सीजन में वेजेस कम होगा तो इस पर बेस रिकवरी रेट भी कम होगा। अब आप फैसला करिए कि सीजन ऑफ सीजन में रिकवरी आइडेंटिकल होनी चाहिए या सीजन में रिकवरी ज्यादा होनी चाहिए, ऑफ सीजन में कम होनी चाहिए। कोई इंडस्ट्री ये कह सकती है कि भाई सीजन हो या ऑफ सीजन हो, बिल्डिंग का रेंट तो उतना ही देना पड़ता है, तो हमारे हिसाब से सीजन ऑफ सीजन में ओवरहेड की रिकवरी इक्वल होनी चाहिए। दूसरे कह सकते हैं कि भाई साहब एक बात बताइए, आपके पास बिल्डिंग के रेंट के अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं है क्या? जब भी ओवरहेड का एग्जाम्पल डिस्कस करो बिल्डिंग का रेंट आ जाता है। अरे भाई बिजली का बिल भी तो होता है, टेलीफोन का बिल भी तो होता है। क्या ये बात सही नहीं कि सीजन में टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज्यादा आते हैं, ऑफ सीजन में कम आते हैं? तो सीजन में रिकवरी ज्यादा, ऑफ सीजन में कम होनी चाहिए। भाई आजकल सर्दियों का टाइम चल रहा है, आप अगर एयर कंडीशनर खरीदने के लिए जाओगे तो एक तो लोग आपको ताना मारेंगे, बताओ एसी खरीदने के लिए जा रहे हैं, लोग उल्टा कोयले गर्म करके खा रहे, और ये है एसी खरीदने के लिए जा रहे हो। बताओ। खैर चलो, आपने उनको समझाया, समझा करो भाई आजकल ना सस्ते में मिल रहा है। क्यों सस्ते में क्यों मिल रहा है? आपने कहा सिंपल सी कॉस्टिंग है। क्या है कि ऑफ सीजन में काम हो तो क्या है कि वर्कर भी सस्ते रेट पर काम करता है, ओवरहेड के रिकवरी रेट भी कम होते हैं, इसलिए एसी सस्ते में मिल रहा है। विश्वास नहीं तो जाके दुकानदार से पता कर लो, आजकल वो सस्ते ही बेच रहा। तो इसका मतलब आजकल खरीदना फायदे का सौदा है कि नहीं? तो इन्होंने मेरा एग्जाम्पल ही डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। हमारी क्लास में एसी चलेगा। पॉइंट ये साबित होता है, देखिए अगर आपकी सोच ये है कि सीजन ऑफ सीजन में रिकवरी इक्वल होनी चाहिए तो आवरली बेसिस को अडॉप्ट करें। अगर आपकी सोच ये कि सीजन में रिकवरी ज्यादा, ऑफ सीजन में कम होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट वेजेस का बेसिस अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि एक बेसिस गलत है और दूसरा सही? कैसे कह सकते? इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते? अरे भाई आप अपने बिजनेस को बेहतर समझते हैं तो कैसे रिकवरी होनी चाहिए इसका फैसला आप खुद लीजिए। हम तो बता सकते हैं जैसी आपकी सोच होती है वैसा आपका रिकवरी रेट होता है। आइए इस बात को लिखें। इट इज रेकमेंडेड टू रिकवर It is recommended to recover factory overheads. It is recommended to recover factory overheads on the basis of labor hours. It is recommended to recover factory overheads on the basis of labor hours if the intention is to recover, if the intention is to recover
identical overheads, if the intention is to recover identical overheads, ignoring the fact that the job is completed, ignoring the fact that the job is completed during season or off season, ignoring the fact that the job is completed during season or off season. Okay, next paragraph. On the other hand, the recovery of factory overheads, on the other hand, the recovery of factory overheads on the basis of labor cost, the recovery of factory overheads on the basis of labor cost is recommended in such a case, where the intention is to recover, maximum overheads during the season, and minimum overheads during the off season. ये क्वेश्चन पहले से जानता था कि आप किसी एक मेथड के फेवर में अपनी बात नहीं कहोगे, आप दोनों के फेवर में अपनी बात कहोगे। इसलिए क्वेश्चन ने आखिर में कहा कि काम करो, हम आपको कस्टमर नंबर 101, जॉब नंबर 101 की कुछ डिटेल्स बताते, आप ना इसकी फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करो और दोनों तरीकों से कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि आपने तो किसी एक के फेवर में अपनी बात कही नहीं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 101, कंप्यूटेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 101। तो जो कॉलम्स आपको बनाने हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन, पहला केस लेबर आवर्स और दूसरा केस लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड से रिकवर करने के लिए या लेबर आवर्स का बेस अडॉप्ट किया जा सकता है या लेबर कॉस्ट का बेस अडॉप्ट किया जा सकता है। हां, तो आप कस्टमर से सबसे पहले क्या मांगना चाहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वैसे कितनी मटेरियल कॉस्ट मांगनी? ₹40, 40 रुपए। तो आप मटेरियल कॉस्ट मांगिए ₹40, 40 रुपए। फिर आप कस्टमर से क्या मांगेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कितना मांगना बताइए? ₹20। लास्ट में आपको कस्टमर से रिकवर करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहला मेथड ये कहता है कि कस्टमर से रिकवरी करिए
25 पैसे पर लेबर आवर। आप क्वेश्चन को पढ़ के बताएं, इस जॉब को एग्जीक्यूट करने में कितने घंटे का टाइम लगा है? 20 आवर्स। 20 आवर्स का टाइम लगा ना, तो 20 आवर्स 25 पैसे पर आवर। तो फिर आप फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पर ₹5 रिकवर कर लो। कितनी कॉस्ट रिकवर करना चाहते हैं? 65। बाकी प्रॉफिट भी रिकवर करते रहिएगा। यहां पर रिकवरी कितनी होनी है? लेबर कॉस्ट का 50%। 50% ऑफ ₹20, ये हो गया ₹10। बताइए कॉस्ट कितनी रिकवर करनी है? ₹70। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दिया और ओवरहेड्स का कंसेप्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कंसेप्ट नंबर 1 का नाम क्या है? लेबर आवर रेट। ओके, हेडिंग डालेगा कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2, वैसे तो कंसेप्ट नंबर 2 होना चाहिए मशीन आवर रेट, लेकिन मैं सोचता हूं मशीन आवर रेट पर आने से पहले एक ऐसा कंसेप्ट करा दूं जिसका सिर्फ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसके बाद मशीन आवर रेट के कंसेप्ट पर आ जाएंगे। हेडिंग डालेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हमें ऐसा लगने लगेगा कि 2 कंसेप्ट भी हो गए भाई, है ना। फिर तीसरे कंसेप्ट पर आ जाएंगे। हां, तो कंसेप्ट नंबर 2 आपने क्या लिखा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड। इससे रिलेटेड हमारे पास सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसको किसी थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन में आइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फुल ऑफ नॉलेज है, एक्सप्लेनेशन बहुत है उसके अंदर, लेकिन सीधा प्रैक्टिकली डील करेंगे। पेज नंबर 8.3, प्लीज कम टू पेज नंबर 8.3। ए कंपनी इज मेकिंग ए स्टडी ऑफ relative profitability of 2 products, A and B. In addition to direct cost, indirect selling and distribution cost to be allocated between the 2 products are as under: insurance charges for inventory finished, storage cost, packing and forwarding charges, salesman salary, invoicing cost. Other details: selling price per unit, cost per unit, exclusive of indirect selling and distribution cost, annual sales in units, average inventory, number of invoices. 1 unit of product A requires space twice as much as product B. The cost to pack and forward 1 unit is same for both the products. Salesmen are paid salary plus commission at rate of 5% on the sale, and equal amount of efforts are put forth on sale of each of the product. Required: number 1, set up a schedule showing apportionment, इसको अंडरलाइन करेगा, apportionment of indirect selling and distribution cost between the 2 products. Number 2, prepare a statement showing relative profitability of 2 products. Apportionment यानी क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा करना। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि एक स्टेटमेंट बनाइए जिसमें आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को बांटें प्रोडक्ट ए और बी के बीच में। लिखेगा नंबर 1, हेडिंग डालेगा नंबर 1, स्टेटमेंट showing distribution of indirect selling and distribution expenses
statement showing distribution of indirect selling and distribution expenses among products A and B. तो आप ये कॉलम्स बनाइएगा। हाँ जी, पर्टिकुलर्स बेसिस टोटल प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। सबसे पहला सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में कौन सा गिवन है? इंश्योरेंस चार्जेस फॉर इन्वेंट्री फिनिश्ड, जिसका टोटल हमें कितना गिवन है? 78,000। आपने लिखा 78,000, पर्टिकुलर्स में लिखेगा इंश्योरेंस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड इन्वेंट्री। क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस को बांटने के लिए सबसे अच्छा बेसिस कौन सा रहेगा? क्यों? मेरा मतलब है, ऐसे तो क्वेश्चन में लिखा है कि हम प्रोडक्ट ए पूरे साल में 10,000 यूनिट बेचते हैं और प्रोडक्ट बी हम पूरे साल में 8,000 यूनिट बेचते हैं। हम ये यूनिट्स का बेसिस क्यों ना लें? ओके, हाँ, अच्छा, अगर हम पूरे साल में 10,000 यूनिट बेचते हैं तो क्या हुआ? हमें बताया गया है कि जी गोदाम में तो एक टाइम पर खाली 1,000 यूनिट पड़ी होती और बी के केस में 800। अगर गोदाम में आग लग गई तो क्या 10,000 यूनिट खराब हो जाएंगी कि 1,000? ऑब्वियस सी बात, जो सामान एक टाइम पर पड़ा होगा वही खराब होगा ना, वही चोरी होगा ना। इसका मतलब इंश्योरेंस का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप पूरे साल में यूनिट कितनी बेचते हैं। इंश्योरेंस का इस बात से लेना देना है कि गोदाम में सामान कितना रखा है, क्योंकि वही डैमेज होगा। तो आपका यह पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि हमें बेसिस एवरेज इन्वेंट्री का लेना चाहिए, पर यह इनकंप्लीट है। एवरेज इन्वेंट्री तक बात सही है, पर बात पूरी तरह सही नहीं, कुछ रह गया। आप कहते हैं वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ये आप थोड़ा सा चूक गए, कुछ और कहिए। कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, वैल्यू से मतलब कुछ और निकल आता है। असल में बेसिस लिखेगा कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। देखिए, बहुत गहरे मतलब निकल कर आते हैं यहां से। हम बातों को समझेंगे तो बड़ा परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? हमें मालूम है कि ए की यूनिट 1,000 है, हमें यह भी मालूम है कि बी की यूनिट 800 होती है। हमने इस बात से कब इनकार किया? लेकिन कल को मान लो सामान चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या आप ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो आपको आपका चोरी हुआ सामान ढूंढकर आपको लाके देंगे? कहीं ऐसा होता है इंश्योरेंस? वो क्या कहेंगे ज्यादा से ज्यादा, पैसे कितने देने भाई, बात खत्म करो, और क्या। तो इसका मतलब बात को रुपयों में कहो, यूनिट्स में कहने से बात बनती नहीं है। इंश्योरेंस स्टॉक का नहीं होता है, इंश्योरेंस स्टॉक की कीमत का होता है। कीमत पे बात करो भाई।
हमने कहा चलो कीमत पर बात कर लेते हैं। एक यूनिट जो है 300 रुपए में बनती है, लिखा हुआ क्वेश्चन, और बी की एक यूनिट 600 में। ये कहना बंद करें कि ए का स्टॉक 1000 यूनिट का है। ये कहें कि ए का स्टॉक 3 लाख रुपयों का है, बी का स्टॉक 4,80,000 का है। तब इंश्योरेंस एजेंट आएगा कि हाँ भाई ए का स्टॉक कितने का है, कि जी गोदाम में ए का स्टॉक 3 लाख रुपए का रखा है, बी का स्टॉक 4,80,000 का रखा है। कल को कोई गड़बड़ होगी तो हमने कितने रुपए देने, कि जी ए के 3 लाख दे देना, बी के 4,80,000 दे देना, इंश्योरेंस 78,000 रुपए दे दो। तो आप 78,000 के इंश्योरेंस को इस रेशियो में बांट दें। तो ए का हिस्सा बताएं 30, बी का हिस्सा 48,000। बड़ा वैलिड पॉइंट है, बिना मतलब के बात थोड़ी कहते हैं हम लोग। एक मुद्दा और है जो ये उठा रहे थे कि जी सेल्स का बेसिस क्यों ना ले लें, कॉस्ट क्यों लिया है, सेल क्यों ना ले लें। कल को अगर सामान चोरी हुआ तो क्या आप इंश्योरेंस कंपनी को ये कहोगे कि भाई साहब ऐसा है, वो तो ठीक है आप हमें हमारी कॉस्ट प्राइस लौटा रहे हैं, वो आप समझाओ तो सही। अगर हम ये चोरी नहीं होता तो हम बेच देते तो इतने में बेच देते, तो इतने में बेच देते, वो पैसे दे दो। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ये तो आप हद पार कर रहे हो यार, शुक्र मनाओ हम तुम्हें तुम्हारी कॉस्ट लौटा रहे हैं, तुम क्या हमसे सेल्स प्राइस मांगोगे। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, वो एकदम अनरीजनेबल बात है। इसलिए सेल्स का बेसिस अनरीजनेबल है, कॉस्ट का बेसिस रीजनेबल है। हालांकि अगर मैं इसमें सेल्स का बेसिस ले लूं ना तो मेरे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर पे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रेशो सेम आ जाएगी, वो एक दूसरी बात है। अब क्वेश्चन बनाया कुछ ऐसे गया है कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का रेशो सेम है, मेरे आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अनरीजनेबल बेसिस पे कर लूं। खैर चलिए, अगर इस खर्चे पर बहस हो गई हो तो हम बहस का दूसरा मुद्दा उठाएं। यही ओवरहेड्स का चैप्टर है ना, कि ये तय करे जी तेरा हिस्सा इतना, मेरा हिस्सा इतना, है कि नहीं, ये तेरा है ये मेरा है, सब कुछ है ना। लेकिन नंबर 2 दूसरा खर्चा बताइए, स्टोरेज कॉस्ट 1,40,000। स्टोरेज कॉस्ट 1,40,000। क्या करें बताइए। मतलब नाम क्या है उसका, नाम क्या है, स्पेस, थोड़ा एग्जैक्टली कहें स्पेस। चलिए आप एक काम करिए, आप लिखिएगा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, पूरा लिखिए आप, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। देखो जी, हमें गोदाम में ए का स्टॉक रखना पड़ता है 1000 यूनिट का, और हमें बी का स्टॉक रखना होता है 800 यूनिट का, ठीक है ना। ए का स्टॉक रखना पड़ता है 1000 यूनिट का, बी का स्टॉक रखना पड़ता है 800 यूनिट का, और क्वेश्चन कहता है ए की एक यूनिट को बी के मुकाबले डबल जगह चाहिए। अगर बी की एक यूनिट को जगह चाहिए 1 स्क्वायर फीट, तो ए की एक यूनिट को जगह चाहिए 2 स्क्वायर फीट, है क्यों? यानी ए की 1000 यूनिट्स में 2000 स्क्वायर फीट जगह घेरी हुई है, और बी की 800 यूनिट ने 800 स्क्वायर फीट जगह घेरी हुई। ये रेशो ठीक है। तो
ए का हिस्सा बताइए 1 लाख, बी का हिस्सा बताइए 40,000, ठीक है ना। स्टोरेज कॉस्ट के बाद आप मुझे बताएं तीसरी कॉस्ट कौन सी है? पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, इसका टोटल अमाउंट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 7,20,000। क्वेश्चन कहता है कि ए हो या बी हो, एक एक यूनिट को पैक करना पड़ता है और एक एक यूनिट को पैक करने की कॉस्ट इक्वल है। इक्वल है, बेसिस क्या लिखें? एनुअल यूनिट्स सोल्ड। भाई पूरे साल में आप एक ही यूनिट बेचते हैं 10,000, तो आपने एक ही 10,000 यूनिट को पैक करा है। आप बी की यूनिट बेचते हैं 8,000, तो आपने 8,000 यूनिट को पैक किया है। इससे सिंपल बेस क्या होगा? ए की ज्यादा यूनिट पैक करी गई है, बी की कम यूनिट पैक करी गई, तो कितना कॉस्ट है? 4 लाख रुपए और 3,20,000। हो सकता है कि क्वेश्चन इस कंटेक्स्ट में साइलेंट हो, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? क्या मैं ये कह सकता हूं ए की पर यूनिट पैकिंग कॉस्ट बी के कंपैरिजन में डबल है? ए का स्पेस तो डबल है, ए तक का स्पेस तो डबल है, तो क्या डबल स्पेस को पैक करने का खर्चा डबल नहीं होगा? मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो डबल है और चारों तरफ से पैक करना पड़ता। अब डबल है तो पैकिंग करने का खर्चा डबल नहीं होगा क्या? क्या पेपर डबल नहीं लग जाएगा? मान लो मैं ऐसा कुछ कहता हूं कि जी ए का पर यूनिट पैकिंग कॉस्ट डबल है, तो मैं क्या कहूंगा? 10,000 यूनिट 8,000 यूनिट। बी की एक यूनिट का पैकिंग कॉस्ट अगर 1 रुपया है तो ए की पर यूनिट का पैकिंग कॉस्ट 2 रुपए। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ऐसा मैं कर सकता हूं, मैं इस काम के लिए तैयार बैठा हूं। वैसे मल्टीप्लाई तो आपने अभी भी कर रखा है, दोनों का पर यूनिट पैकिंग कॉस्ट इक्वल है। इसका मतलब क्या आपको लगता नहीं कि आपने दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है? वो क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाने का रिवाज नहीं है असल में, इसलिए हम इसको दिखाते नहीं, वरना कायदे से सोचा जाए तो आपने पर यूनिट पैकिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर ही रखा है कि नहीं? खैर चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अगला कॉस्ट कौन सा है? सेल्समैन सैलरी। द अमाउंट इज ₹8,50,000। सेल्समैन सैलरी लिखिएगा 8,50,000। अच्छा, इसको अभी आप जरा रोकिएगा, अगला कॉस्ट लिखिएगा इनवॉइसिंग कॉस्ट। इनवॉइसिंग कॉस्ट का टोटल कितना गिवन है वैसे? 4,50,000। आप बेसिस के कॉलम में लिखिएगा नंबर ऑफ इनवॉइसेस। ए के इनवॉइसेस कितने हैं? 2,500। बी के इनवॉइसेस कितने हैं? 2,000। हालांकि ये बात बड़ी अनरीजनेबल सी है कि आपका बिल बनाने का खर्चा 4.5 लाख रुपए आ गया। तो ये बिल बनाने का खर्चा, बिल बनाने में खर्चा कितना होता है भाई? 4.5 लाख रुपए। पता नहीं कौन सी बिल बुक आपने खरीदी होगी जो 4.5 लाख रुपए की आई है। खैर चलिए, हमें इस बात से क्या लेना। 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। क्या
क्या हमने सारे एक्सपेंसेस लिख लिए हैं? क्या हमने सारे एक्सपेंसेस लिख लिए? आप सब लोग कह रहे हैं कि अभी हमने सारे एक्सपेंसेस नहीं लिखे। हां, सेल्स कमीशन, कितना लिखे वैसे? तो बेसिस में लिखेगा 5% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ सेल्स। % ऑफ सेल्स। प्रोडक्ट ए से शुरुआत करें। प्रोडक्ट ए, आपने यूनिट्स बेची हैं 10,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 500, 10,000 यूनिट 500, टोटल सेल बताइए 50 लाख, 5% कमीशन 2.5 लाख। ₹2.5 लाख। प्रोडक्ट बी, आपने यूनिट्स बेची हैं 8,000, पर यूनिट सेलिंग प्राइस 1,000, टोटल सेल 80 लाख, 5% कमीशन 4 लाख। टोटल 6,50,000, 6.5 लाख रुपए। ठीक है ना? कैलकुलेशन परफेक्ट है। अब हमारे पास सिर्फ रह गया सेल्समैन सैलरी। इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? कोई बेसिस है आपके पास? ए की यूनिट बेची गई है 10,000, बी की यूनिट बेची गई है 8,000। क्या यूनिट्स का बेसिस ठीक रहेगा सैलरी को बांटने के लिए? या फिर यूं कहे, अगर ए की 10,000 यूनिट बेची गई है 500 के हिसाब से, सेल वैल्यू है 50 लाख रुपए, बी की 8,000 यूनिट बेची गई है 1,000 रुपए के हिसाब से, सेल है 80 लाख रुपए, 50 लाख 80 लाख। क्या यह रेशो ठीक रहेगा सैलरी को बांटने के लिए? इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस कौन सा रहेगा? यूनिट्स का के वैल्यू का? आप लोग कह रहे हैं वैल्यू का बेसिस। वैल्यू का बेसिस कह रहे हो? वैल्यू के बेसिस कहने के पीछे आपकी सोच ये है कि देखो, यूनिट्स वाले तो खाली यूनिट्स की बात करते हैं, हम तो यूनिट्स की भी बात कर रहे हैं। हम खाली यूनिट्स की बात तो नहीं कर रहे ना, हम तो ये कह रहे हैं अच्छा ये 10,000 यूनिट अगर 500 के रेट पर बेची जाती तो क्या सेल वैल्यू होती? तो यूनिट्स का बेस तो लिमिटेड है, वैल्यू का बेस तो वाइडर है। हम तो यूनिट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 50 लाख और 80 लाख। पर इस क्वेश्चन में ना मैंने यूनिट्स का बेस लेना है ना वैल्यू का बेस लेना है। इस क्वेश्चन में मैंने बेस लेना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इक्वल एफर्ट्स। यह क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोडक्ट ए और बेचने की सेल्समैन की मेहनत बराबर है। तो 8.5 लाख की सैलरी है, तो 4.25 लाख रुपए की सैलरी ए को कहिए बर्दाश्त करने के लिए, और 4.25 लाख रुपए की सैलरी बी को कहिए बर्दाश्त करने के लिए। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन में यह बात नहीं कही गई होती तो मैं यूनिट्स या वैल्यू में से कोई एक बेसिस ले ही लेता। ऐसा मुझे करना भी चाहिए। अच्छा, बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताइए, सेल, लिसन प्लीज, सेल क्या आपकी मेहनत का नतीजा है? आप मेहनत करते हो तभी तो सेल होती है ना। जब आप कहते हो 10,000 यूनिट 8,000 यूनिट, क्या आप ये कहते हो ये आपकी मेहनत की रेशो है? मेरी मेहनत के कारण 10,000 यूनिट ए की बेची गई और 8,000 यूनिट बी की बेची गई, ये आपकी मेहनत का रेशो है? या फिर आप कहते हो नहीं नहीं यूनिट छोड़ो,
अरे ए का सारा सामान मैंने 50 लाख में बेचा, बी का सारा सामान मैंने 80 लाख में बेचा, ये मेरी मेहनत की रेशो है। इसके पीछे आप क्या दलील दोगे कि देखो भाई महंगा प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा मेहनत लगती, इसलिए यूनिट्स के पीछे मत भागो। मान लो एक आदमी कहता है कि जी मैंने पूरे साल में 10,000 कारें बेची और 8,000 साइकिलें बेची, बताओ बेचने की मेरी मेहनत की रेशो। तो आपको कह रहे 10,000 कारें 8,000 साइकिलें 5:4, और ये क्या तरीका हुआ बोला? वैल्यू में बात करो। इस पर आप ये काउंटर व्यू ये दे सकते हो कि जी ऐसा कोई बिजनेसमैन हमें पहले दिखाइए जो कारें भी बेचता है और साइकिलें भी बेचता। हमने कहा चलो अगर मेरा एग्जाम्पल गलत है तो मैं एग्जाम्पल को थोड़ा ठीक कर देता हूं। देखो जी कार कंपनी 10 लाख रुपए वाली कार भी बेचती है और 2 लाख रुपए वाली कार भी बेचती है। आपको क्या लगता है दोनों कारों को बेचने में क्या सेल्समैन की बराबर की मेहनत लगती? 2 लाख वाली कार बड़े आसानी से वो बेचते हैं क्योंकि उनका पोटेंशियल कस्टमर बहुत ज्यादा है, और 10 लाख वाली कार बेचने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कस्टमर को ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। तो इतना आसान काम ये नहीं होता है। तो इसलिए खाली क्वांटिटी का बेस अपने आप में जस्टिफाइड नहीं है, बेस होना चाहिए वैल्यू का। वही आपकी मेहनत को ट्रू सेंस में रिप्रेजेंट करती। ठीक बात है ना? खैर चलिए अब आप बताएं टोटल का टोटल पहले 28,88,000 14,55,000 एंड 14,33,000। फिर से बताइए 33,000 14,33,000। देखो भाई हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर दे दिया। हमें बड़े सारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बताए गए, उसके टोटल बताए गए। हमने एप्रोप्रिएट बेसिस को ढूंढा और सभी एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट डील हो गई। आइए क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ। चलिए क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ आइएगा। लिखा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। आप हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम प्रोडक्ट्स ए एंड बी। Particulars प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। शुरुआत करते हैं हम लोग सेल्स के साथ। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि हमने प्रोडक्ट ए की यूनिट बेची है 10,000 और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 500। इसका मतलब टोटल सेल लिखी जाए 50 लाख रुपए। हमने बी की यूनिट बेची है 8,000, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 1,000, तो टोटल सेल लिखी जाए 80 लाख रुपए। सेल 50 लाख 80 लाख रुपए, यह क्वेश्चन में कहा गया है। इसमें से माइनस करिएगा टोटल कॉस्ट excluding indirect selling and distribution expenses। आपने लिखा टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ए
10,000 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट 300 रुपए, टोटल कॉस्ट हो गई 30 लाख रुपए। बी 8,000 यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट 600 रुपए, टोटल कॉस्ट हो गई 48 लाख। तो आपने सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस किया और टोटल कॉस्ट में अभी इनडायरेक्ट सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं, माइनस। इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ए का 14,55,000 और बी के केस में 14,33,000। बताइए ए का आंसर कितना है, फिर से बताइए। ओके, 5,45,000, 17,67,000। आपने बताया 5,45,000, आपने बताया 17,67,000। पर शायद क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पूछ रहा। प्रॉफिटेबिलिटी यानी नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, आप प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, यानी हम आपसे प्रॉफिट की रेशो पूछ रहे हैं। प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो ए का आंसर दीजिए 10.9%। बी का आंसर दीजिए 22.08%। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम तो नहीं था ना। आई थिंक दिस इज 22.09, दिस इज 22.09। प्रॉफिटेबिलिटी यानी नेट प्रॉफिट रेशो। हां जी, ओवरहेड्स के चैप्टर का कंसेप्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इस कंसेप्ट में मैंने कोई थ्योरेटिकल नोट नहीं लिखाया क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब आप लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 लिखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस, मशीन आवर रेट। कंसेप्ट नंबर 3 हेडिंग डालेगा मशीन आवर रेट। देखो भाई, लेबर आवर रेट तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। आप लेबर आवर रेट कैसे कैलकुलेट करते थे? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। अच्छा, मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। बस इतने से फर्क है। जहां मशीनें बहुत चलती है वो मशीन आवर रेट का बेस अडॉप्ट करते हैं। बस आप मशीन आवर से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मशीन आवर रेट पता चल जाएगा। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ए डिपार्टमेंट हैज 3 मशीन्स। द फिगर्स इंडिकेट द डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, depreciation of machinery, depreciation of building, repairs, insurance, indirect wages, power, lighting, miscellaneous expenditure। फिर आपको मशीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के कंटेक्स्ट में कुछ डिटेल्स गिवन है। डायरेक्ट वेजेस, पावर यूनिट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, लाइट पॉइंट्स, स्पेस इन स्क्वायर फीट, कॉस्ट ऑफ मशीन एंड आवर्स वर्कड। From the above information, calculate number 1, simple machine hour rate, and number 2, composite or comprehensive machine hour rate। भाई ये सब तुम नहीं जानते क्या है?
लेकिन हम मशीन आवर रेट तो जानते हैं ना। मशीन आवर रेट यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। बस चलो हेडिंग डालो, आंसर शुरू करते। बातें धीरे धीरे करके सारी समझ में आ जाती। हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। तो पहले एक्सपेंडिचर का नाम बताया जाए, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। अमाउंट बताएंगे रुपीस 12,000। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी अमाउंट आपने बताया रुपीस 12,000। बेसिस बताइए। कॉस्ट ऑफ मशीन का बेसिस कहकर आप ये कहना चाहते हैं कि महंगी मशीन का डेप्रीसिएशन ज्यादा, सस्ती मशीन का डेप्रीसिएशन कम। आवर्स कहकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो मशीन ज्यादा चली उसका डेप्रीसिएशन ज्यादा और जो कम चली उसका डेप्रीसिएशन कम। हाँ तो कहिए अब क्या करें? आपने तो दो बातें कह दी। क्या हम दोनों बेसिस को इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्या डेप्रीसिएशन दोनों बातों पे डिपेंड करता है? मशीन का महंगा सस्ता होना, मशीन का ज्यादा कम चलना। तो क्यों ना दोनों बेसिस ले लें। अब ये दोनों बेसिस कैसे लिए जाते? कॉस्ट मल्टीप्लाइड विद आवर्स। कॉस्ट को आवर से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ। ना कभी देखा ना कभी सुना, कॉस्ट और आवर्स मल्टीप्लाई हो गई। इसका जवाब यह है कि देखो जी, किसी चैप्टर में तो हमने पैसेंजर्स और किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप जितना हैरान हो रहे। अभी मल्टीप्लाई करके बताते। देखो 3 लाख की कॉस्ट है, 200 आवर्स। देखो कैलकुलेटर में 3 लाख को 200 से मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आता है कि नहीं आता? तो बस हो गया मल्टीप्लीकेशन। इसमें इतना हैरानगी जताने की क्या जरूरत है? मल्टीप्लाई करके रेशो बताइए। 6 लाख 10 6 9। क्या 10 6 और 9 का रेशो बनता है? देखो अपना थोड़ा इमेजिन करो। मान लो मशीन सस्ती है पर वो चली ज्यादा है, तो होगा क्या? जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बैलेंसिंग होगी। माना वो सस्ती है पर ज्यादा चली है, इसका मतलब उसका थोड़ा रेशो में इंपैक्ट आ जाएगा। या फिर मशीन महंगी है पर चली कम है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इंपैक्ट आ जाएगा ना। दोनों बातें आ जाएंगी। और अगर मशीन बहुत महंगी है और बहुत ज्यादा चली है तो उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा आ जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि उसका डेप्रीसिएशन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाए। एक बात और, अच्छा ये सब ना हमारी तरफ से जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको नहीं जी मैं तो खाली कॉस्ट का बेसिस लेना चाहता हूं, यू आर फ्री टू डू दैट। हम किसी स्टूडेंट को नहीं रोकते। आपका आंसर उसी हिसाब से हम चेक कर लेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे अगर आप कॉस्टिंग की 5 किताबें उठाए और हर एक में एक आइडेंटिकल क्वेश्चन आप पिक करें, तो 5 किताबों में उसके आंसर अलग होंगे।
क्योंकि किसी ने कोई बेस ले लिया, किसी ने कोई बेस ले लिया। हम किसी को गलत कह सकते हैं कि भाई साहब आप गलत है, भाई आप ज्यादा से यही कह सकते हो मेरा ओपिनियन सही, इतना कहने का आपका हक बनता है, पर दूसरे को गलत कहने का आपका हक नहीं बनता है। और तो और एक ही किताब में कोई एक किताब उठाइए, उसका पहला सॉल्व क्वेश्चन ओवरहेड का देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, और आपको मिलेगा कि हर एक में अगले ने बेसिस ही अलग ले रखा। डेप्रीसिएशन बांटने का बेसिस पहले क्वेश्चन में वो कॉस्ट ले लेगा, दूसरे में वो आवर ले लेगा, और तीसरे में कॉस्ट मल्टीप्लाइड विद आवर्स। कभी ऑथर से पूछ लो कि भाई साहब ये क्या हिसाब किताब है, कहता जी ऐसे जी तो हम अपने मूड के हिसाब से आंसर देते हैं ना, बस ये क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था, वो क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे वैसा लग रहा था। इस बार हमने कहा जी आपके ऐसे वैसे लगने के चक्कर में जो स्टूडेंट है उसकी तो ऐसी जैसी होगी। स्टूडेंट बेचारा परेशान है, कहता जी ये क्या हो रहा है भाई, मेरा क्यों कंसेप्ट खराब कर रहे हो। और ये बात 100% फैक्ट है, जो मर्जी कॉस्टिंग की किताब उठा के देख लीजिए, कम से कम बेसिस एक जैसा होना चाहिए, पर वो खुद ही बेसिस नहीं ले रहे। अगर उन्होंने 10 सॉल्व क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं तो हर एक में बेसिस अपनी मर्जी से बदल देते, और वो कहते हैं हमारे इस आंसर को हमारे इस वाले बेसिस के हिसाब से बढ़ा जाए। यही कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसकी खूबी है कि हम अपने आप को सही कहने की कोशिश तो कर सकते हैं, पर दूसरे को गलत कहने की परमिशन हम नहीं देते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यही कमी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाती है कि ये आंसर सही है, बाकी सारे आंसर गलत है। कॉस्टिंग सिखाती है नहीं, ये आपका आंसर जो है ना ये बहुत अच्छा आंसर, अच्छा आपका भी आंसर ठीक है, यानी गुड बेटर बेस्ट, हम ये सिखाते हैं। दूसरे एक्सपेंडिचर का नाम बताएं, डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग 2880 रुपए। कैसे बांटें वैसे? स्पेस, ये बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन है। अगर मशीनें आपस में बांटना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से स्पेस का बेस ठीक रहेगा। किस मशीन ने बिल्डिंग का कितना एरिया घेरा हुआ, क्या ठीक रहेगा? ये स्पेस का रेशियो क्या है? 1, 2 and 2। नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? रिपेयर्स ऑफ मशीनरी ₹4000। कौन सा बेस सही रहेगा? मशीन आवर्स। आपकी सोच यह है कि जिस मशीन के आवर ज्यादा हैं उसकी रिपेयर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा रही होगी। रेशियो बताएंगे? 2, 3 and 3। रिपेयर्स के बाद बताइए, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी ₹800। इंश्योरेंस को किससे रिलेट करके सोचा जाए? कॉस्ट से, यानी महंगी मशीन का इंश्योरेंस ज्यादा, सस्ती मशीन का इंश्योरेंस कम। 5:2:3। इंश्योरेंस के बाद कौन सा है? इनडायरेक्ट वेजेस। आप मुझे इनडायरेक्ट वेजेस का टोटल बताइए। इनडायरेक्ट वेजेस का टोटल बताइए। 6000। कौन सा बेसिस ठीक रहेगा? नंबर ऑफ वर्कर्स। क्यों वर्कर्स क्यों भाई? वर्कर्स में ऐसे क्या खास बात है? डायरेक्ट वेजेस को मैं वर्कर्स की रेशियो में क्यों बांटूं? सॉरी, इनडायरेक्ट वेजेस को इनडायरेक्ट वर्कर समझते हैं ना, जो असिस्टेंट होता है वो इनडायरेक्ट वर्कर होता है ना।
जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है वो तो डायरेक्ट वर्कर होता है। तो सवाल ये उठता है कि इनडायरेक्ट वेजेस यानी असिस्टेंट को दी गई वेजेस को वर्कर्स की रेशो में क्यों बांटे? क्या आवर्स का बेसिस ठीक नहीं रहेगा? क्योंकि आप जो वर्कर्स कह रहे हैं उन वर्कर्स के आप टोटल आवर्स क्यों नहीं ले लेते? यानी जो असिस्टेंट होगा, सोचिए उसने मशीन मैन के वर्कर को कितना असिस्ट करा होगा, मशीन सेकंड के वर्कमैन को कितना असिस्ट करा होगा, और मशीन थर्ड के वर्कर को कितना असिस्ट करा होगा, है कि? क्यों ना यह सोचा जाए इसके आवर्स कितने, इसके आवर्स कितने और इसके आवर्स कितने, और असिस्टेंट ने उसी रेशो में तीनों मशीनों के वर्कर्स को असिस्ट किया होगा, तो क्या वो आवर्स का बेसिस ठीक नहीं रहेगा? क्या ये बात सही है कि नहीं? सर वर्कर्स भी तो अलग अलग है मशीन के, तो क्यों ना उन सभी वर्कर्स के सभी आवर्स सोचे जाए? वो जो आवर्स लिखे गए हैं वो पर वर्कर नहीं है, वो टोटल आवर्स हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, आप सभी वर्कर्स क्यों सोचते हैं, सभी वर्कर्स के टोटल आवर्स क्यों नहीं सोच लेते? देखो भाई, एक असिस्टेंट है, उसको पैसे दिए गए, सवाल यह है कि असिस्टेंट को दिए गए पैसे मशीन 1 कितना सहन करे? तो जवाब है कि जो मशीन 1 का डायरेक्ट वर्कर है, डायरेक्ट वर्कर समझ रहे हैं ना, जो प्रोडक्शन कर रहा है, अगर उसने प्रोडक्शन इतने टाइम तक करा है तो असिस्टेंट ने भी उसको उतने टाइम तक हेल्प करी होगी, है कि नहीं? अब जैसे मैं यहां पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट वर्कर हूं, और ये जो स्टाफ का मेंबर खड़ा हुआ है ये इनडायरेक्ट वर्कर है, इसका काम असिस्ट करने का है। अब इसकी सैलरी, जो इतने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, इसकी सैलरी बताइए कौन सा टीचर कितना सहन करे? तो क्या यह बात सोची जाएगी कि इसकी असिस्टेंस टीचर्स कितने आवर्स के लिए अवेल करते हैं? क्या आवर्स का बेसिस जस्टिफाइड है? आखिरकार क्यों नहीं जस्टिफाइड है? मेरे ख्याल से तो आवर्स का बेसिस बहुत सही बेसिस है, या सबसे अच्छा बेसिस जो है उसका नाम है डायरेक्ट वेजेस। देखो ऐसा है, या तो आप ये सोच लो कि असिस्टेंट की फैसिलिटी अलग अलग टीचर कितने आवर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ये सोच लो अलग अलग टीचर, ये सोच लो अलग अलग टीचर कितने रुपए कमाते। अगर अलग अलग टीचर्स के कमाने की रेशो अलग अलग है तो क्या आपको नहीं लगता कि जो टीचर ज्यादा रुपए कमाता है वो असिस्टेंट को दिए गए पैसे को ज्यादा सहन करने के लिए कैपेबल है? मान लो एक टीचर जो है असिस्टेंट की फैसिलिटी तो बड़ी इस्तेमाल करता है, खुद कुछ नहीं कमाता, मतलब उसका वेज रेट कम है, हम कहेंगे ये इसका तो वेज रेट ही कम है, ये बेचारा असिस्टेंट की सैलरी क्या सहन करेगा? इसका मतलब आवर्स को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आवर्स से ज्यादा सूटेबल बेसिस है वेजेस। अच्छा, वेजेस तक कैसे पहुंचा जाता है? पहले पता करो वर्कर्स, फिर पता करो, अच्छा वर्कर्स पता कर लेना, अब बताओ वर्कर्स के आवर्स, है ना? अच्छा आवर्स पता कर लेना, अब पता करो आवर्स की वेजेस। वेजेस आपको लास्ट में मिल रहा है, और वेजेस कैलकुलेट करते समय सब कुछ ही डिस्कस हो गया, वर्कर्स के आवर्स की ही तो वेजेस हैं। तो जब मैं वेजेस की बात करता हूं तो वेजेस में वर्कर्स भी शामिल है और वेजेस में उन वर्कर्स के आवर्स भी शामिल हैं। सबसे बड़ा बेस वेजेस बनता है कि नहीं? वेजेस तक आप पहुंचे कैसे? आपने पहले वर्कर्स कैलकुलेट करे, वर्कर्स के आवर्स कैलकुलेट करे, और आवर्स की वेजेस आपने कैलकुलेट करी। सबसे बड़ा बेस वेजेस ही तो साबित होता है। तो इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस की रेशो में बांटना मोस्ट सूटेबल रहेगा। रेशो आप बता दीजिए। ऑफ कोर्स, और क्या, इनडायरेक्ट वर्कर्स कौन काउंट करेगा भाई?
इनडायरेक्ट वर्कर की तो वेजेस बांटी जा रही है, डायरेक्ट वर्कर्स की रेशो में बांटी जा रही है। अगर आप बांटना चाहते हैं तो अगला एक्सपेंडिचर बताइए, पावर। अमाउंट है ₹6,000। कौन सा बेस सही रहेगा? क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। पावर यूनिट्स रेशो बताइए, दोबारा बोली। 3:1:2। पावर के बाद अगला एक्सपेंडिचर बताइए, लाइटिंग। लाइटिंग का टोटल बताइए, 800। लाइटिंग और पावर में क्या फर्क होता है? अच्छा, होता तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी है ना। पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर रनिंग द मशीन। लाइटिंग का मतलब है जी इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। हमारे घर में भी पावर के प्लग होते हैं ना, उनमें मशीनें लगानी होती, यानी घर के हिसाब से उनको मशीन कहा जाता है। जैसे अगर आपने वहां रेफ्रिजरेटर लगा दिया तो वो तो मशीन ही है ना, आपने वॉशिंग मशीन लगा दी तो वो तो मशीन ही है ना, टीवी लगा दिया, एयर कंडीशनर लगा दिया, इसका मतलब ये मशीन है। लेकिन जो बाकी ट्यूबलाइट पंखा चल रहा है वो मशीनें नहीं है, वो लाइटिंग कॉस्ट की डेफिनेशन में आ जाती है, इसलिए दोनों में फर्क हो जाता है। पावर के प्लग इसलिए हमेशा अलग बनाए जाते हैं और नॉर्मल लाइटिंग के प्लग अलग बनाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट में है लाइटिंग एक्सपेंडिचर को कैसे बांटें? लाइट पॉइंट्स के रेशो में 1, 3 और 6। लास्ट में बताएंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का टोटल बताएं, 4200। देखिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को बांटने के लिए वैसे तो कोई भी बेसिस गलत नहीं कहा जा सकता। अगर आपको जी मैं स्पेस की रेशो में बांटना चाहता हूं तो ऑल टुगेदर सोचा जाए, वो कोई गलत बेसिस थोड़ी, गलत बेसिस थोड़ी। स्पेस, जहां स्पेस ज्यादा वहां मिसलेनियस एक्सपेंसेस ज्यादा, सुनने में कोई इतना गलत भी नहीं लगता। पर फिर भी कौन सा बेसिस लिया जाए? मशीन आवर्स का बेस क्यों लिया जाए? नहीं, ये रीजन सही नहीं है। मशीन आवर्स का बेस क्यों लिया जाए? क्योंकि आप ऑलरेडी ये बात डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये मशीन डोमिनेटेड इंडस्ट्री, क्योंकि क्वेश्चन में मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने को कहा है। इसका मतलब मशीन आपकी इंडस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर को ही तो इस्तेमाल करेंगे ना। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ही मशीन आवर है तो उसी की मदद लीजिए बांटने के लिए। चलिए बताइए, पहले टोटल का टोटल बताएंगे, 36,680 रुपए। 36,680। मशीन 1 का टोटल बताइए, 12106, 12,106 रुपए। मशीन 2 का टोटल बताइए, मशीन 2 का टोटल 10907 और मशीन 3 का टोटल ये ठीक है 13667। ये आपने बता दिया है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए, ये आपने बताया टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स।
फिर आप एक काम करेगा, अगली लाइन में लिखिएगा मशीन आवर्स। मशीन आवर्स, मशीन 1 के आवर्स हैं 200, ओके 200, 300, 300। थ्री हंड्रेड। फिर आप लिखेंगे मशीन आवर रेट। आपका काम है फैक्ट्री ओवरहेड्स को मशीन आवर से डिवाइड करिए। 60.53 आपने बताया 60.53, 36.36, 45.56, 45.56। इस कैलकुलेशन में हमको कोई दिक्कत तो नहीं होना। फैक्ट्री ओवरहेड्स को मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो मशीन आवर रेट तो आएगा ही आएगा। अच्छा, जो आपने आंसर कैलकुलेट किया है, एक काम करेंगे, इसके आगे लिख लीजिएगा सिंपल। ये है जी सिंपल मशीन आवर रेट, जो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट हमको समझ में आ गई। क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या? कंपोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। हम तो ये समझना चाहते हैं क्या, सिंपल मशीन आवर रेट तो अपने को पहले से मालूम था, तो हमसे पूछा गया है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। तो आप एक काम करिएगा, आप इसमें ऐड करिएगा डायरेक्ट वेजेस पर मशीन आवर। डायरेक्ट वेजेस पर मशीन आवर ऐड करके एक अमाउंट आएगा। उस अमाउंट को हम कहेंगे कंपोजिट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। कंपोजिट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। क्या आप ऐड करेंगे? डायरेक्ट वेजेस पर मशीन आवर। मशीन फर्स्ट पर आइएगा, डायरेक्ट वेजेस हैं 12,000, आवर्स हैं 200। क्या मुझे डायरेक्ट वेजेस पर मशीन आवर बताएंगे? 60। सेकंड के केस में 80, थर्ड के केस में 80। दोनों का करिए टोटल 120.53, 116.36 and 125.56। अब इस कंसेप्ट को समझा जाए भाई, आखिरकार हम क्यों डायरेक्ट वेजेस पर मशीन आवर ऐड करें। इस कंसेप्ट को भी तो समझना है ना। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, मैं इस क्वेश्चन का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको लिखवा दूं, तो लिखेगा ताकि ये कंसेप्ट समझा जाए ना। ऐसे तो कंसेप्ट बीच में रह जाएगा। लिखेगा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 6। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। असल में मैं बात को यहां रोकना नहीं चाहता। लिखेगा कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज्ड। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर कस्टमर in respect of a job
which has the following details, which has the following details. Number 1, material cost of rupees 3,000, material cost of rupees 3,000. Number 2, labor cost of rupees 2,000. नहीं ये स्टेटमेंट काट दीजिए. मटेरियल कॉस्ट ऑफ रुपीज 3,000, ठीक है. नंबर 2 लिखेगा, द एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब रिक्वायर्स, द एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब रिक्वायर्स 5 hours on machine first, 5 hours on machine first, comma 8 hours on machine second and 10 hours on machine third. ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 मैंने आपको बताई. इंफॉर्मेशन नंबर 3 लिखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, administration and selling overhead to be recovered, administration and selling overhead to be recovered rupees 1,000, administration and selling overheads to be recovered rupees 1,000. और last information, profit to be recovered rupees 2,000, profit to be recovered rupees 2,000. तो ये एक तरीके से क्वेश्चन हो गया. आपसे पूछा गया कि बताइए इस कस्टमर से पैसे कितने मांगने. आइए इसका आंसर देते. इसका आंसर देने के हमारे पास 2 तरीके. मेथड 1 कुछ लिखेगा ऐसे, मटेरियल कॉस्ट, तो बताइए आपने इस कस्टमर से मटेरियल कॉस्ट कितना मांगना है. 3,000 रुपए. अब आइए इस कस्टमर से लेबर कॉस्ट मांगे. हां, तो मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड एंड मशीन थर्ड. देखो जी, काम तो हमने वर्कर से करवाया. मशीन 1 इस्तेमाल हुई है 5 घंटे, मशीन सेकंड इस्तेमाल हुई है 8 घंटे और मशीन थर्ड इस्तेमाल हुई है 10 घंटे. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ ना. अब हम इतने आवर्स की वेजेस मांगते हैं. देखो जी, वेज रेट पर आवर है मशीन 1 के केस में 60 रुपए, सेकंड के केस में 80 रुपए और थर्ड के केस में भी 80 रुपए. टोटल बताएंगे तीनों का. $1740. इसका मतलब आप इस कस्टमर से लेबर कॉस्ट मांगिए 1,740 रुपए. अब कस्टमर से क्या मांगा जाए? फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो मशीन फर्स्ट इस्तेमाल हुई 5 घंटे के लिए, मशीन सेकंड 8 घंटे के लिए और मशीन थर्ड 10 घंटे के लिए. आइए कस्टमर से फैक्ट्री ओवरहेड मांगा जाए.
मशीन फर्स्ट इस्तेमाल होती है तो फैक्ट्री ओवरहेड मांगना पड़ेगा 60 रुपए 53 पैसे। मशीन सेकंड इस्तेमाल होती है तो फैक्ट्री ओवरहेड मांगना होगा 36 रुपए 36 पैसे। मशीन थर्ड इस्तेमाल होती है तो फैक्ट्री ओवरहेड मांगना होगा 45 रुपए 56 पैसे। $1049 लिख ले, 1049। अब आप कस्टमर से क्या मांगना चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। कितना मांगना है बताइए? ₹1000। फिर आप कस्टमर से क्या मांगेंगे लास्ट में? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट मांगना है बताइए? 2000। सेल्स का अमाउंट बताइए? 8789। मेरे ख्याल से कस्टमर का बिल बनाने का यह तरीका हमको समझ में आ रहा है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। कस्टमर से क्या मांगा? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग ओवरहेड और प्रॉफिट। सिंपल सा तो प्रोसीजर। आइए कस्टमर का बिल बनाने का दूसरा तरीका पढ़ें। सबसे पहले मांगेगा मटेरियल कॉस्ट, 3000। फिर मांगेगा लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स टेकन टुगेदर। क्या लिखा आपने? लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स टेकन टुगेदर। लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स टेकन टुगेदर। पहले मशीन फर्स्ट, उसके बाद मशीन सेकंड, उसके बाद मशीन थर्ड। देखो जो मशीन फर्स्ट इस्तेमाल हुई 5 घंटे के लिए, मशीन सेकंड इस्तेमाल हुई 10 घंटे 8 घंटे के लिए, और मशीन थर्ड इस्तेमाल हुई 10 घंटे के लिए। एक घंटे का वेजेस मांगना है 60 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड 60 रुपए 53 पैसे। दोनों का टोटल बताएंगे? 120.53। ये 120.53 में यहां से पिक कर रहा हूं, जिसको मैंने नाम दिया है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, यानी फैक्ट्री ओवरहेड और डायरेक्ट वेजेस मिलाकर। और उसके बाद मशीन सेकंड 116.36, मशीन थर्ड 125.56, 2789। ओके 2789। आपने लिखा 2789। अब कस्टमर से क्या मांगा जाए? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। कितना मांगेंगे? 1000 रुपए। लास्ट में प्रॉफिट कितना मांगा जाए? 2000 रुपए। दोनों का टोटल करें 8789। 8789। क्या आपको दोनों मेथड्स में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? ऐसे तो कोई डिफरेंस नहीं। अब लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन को अगर आप इकट्ठा कर ले तो कोई रीजन आंसर वाला अलग क्यों आएगा वाला? तो जी ये है कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवरेज। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवरेज यानी उन इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी जाए जो फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर कॉस्ट का इकट्ठा रिकवरी रेट अडॉप्ट करते, जो अलग अलग नहीं कहते। वैसे तो अलग अलग ही कहना चाहिए अगर सुटेबली सोचा जाए तो, पर जो इकट्ठा कहते हैं वो टर्म यूज करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक बात है?
चलिए ठीक है, अभी हम यहां ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग एफएम की क्लास शुरू करेंगे। कल तो कॉस्टिंग की क्लास आपकी किस टाइम पर है? 145 कल कॉस्टिंग की क्लास 145 पर है। 145 5 बजे तक जाएगी क्लास कल आपकी।